enabling a holistic approach. And last, separating governance from management. Separating governance and governance from management. From management. ठीक है जी, ये 5 प्रिंसिपल हैं मेरे कॉबिट 5 के। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेरा 7 इनेबलर्स ऑफ कॉबिट 5। 5 इनेबलर्स क्या हैं? 7 कैटेगरी में हमने इनको डिफाइन किया है। 7 enablers of कॉबिट कह सकते हैं हमारे इनेबलर्स में। सबसे पहली कैटेगरी जहां पे हमने अपनी प्रिंसिपल्स को, अपनी पॉलिसीज को और अपनी फ्रेमवर्क्स को रखा है। नंबर 1, जहां पे हमने प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क। नंबर 2, देखें जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको। नंबर 3, जहां पे हमने ऑर्गेनाइजेशनल यानी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को देखा है। नंबर 4, जहां पे हमने कल्चर देखा, एथिक्स देखे एंड बिहेवियर्स को देखा। जहां पे हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसको कंसिडर किया। 6, हमने सर्विसेज देखी, कैसी है ऑर्गेनाइजेशन की, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। और किस एप्लीकेशंस पे काम कर रहा है वो देखा, एंड एप्लीकेशंस देखी। 7th, हमने हमारे यूजर यानी पीपल, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस देखे। ठीक है जी, ये 7 इनेबलर्स हैं मेरे कॉबिट 5 के। अब हम बात करते हैं हमारे कॉबिट 5 के जो रेफरेंस मॉडल में जो प्रोसेस है उसकी। कॉबिट 5 प्रोसेस रेफरेंस मॉडल। यहां पर हमारे कॉबिट 5 में देखिए सबसे पहले तो ये डिफाइन करता है, क्या करता है कॉबिट 5 में, डिफाइन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है इन डिटेल अ नंबर ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। मेरे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जो नॉर्मली फाउंड होते हैं एंटरप्राइजेस में, रिलेट करते हैं आईटी एक्टिविटीज को और प्रोवाइड करते हैं एक कॉमन रेफरेंस मॉड्यूल, उनको ये कंसिडर करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कॉबिट 5 प्रोसेस
रेफरेंस मॉडल क्या करता है ये? अभी मैंने कहा क्या करता है ये, क्या इंक्लूड है? इट इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें इंक्लूड है इसके अंदर? इट इंक्लूड्स, क्या चीज इंक्लूड है? सबसे पहले a process reference model, जो डिफाइन करता है, which defines, क्या डिफाइन करता है? and describes, क्या डिस्क्राइब करता है? in detail a number of governance and management processes. दूसरा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मली फाउंड इन एन एंटरप्राइज रिलेटेड फॉर IT एक्टिविटीज. सो नेक्स्ट हमारा क्या होगा पॉइंट इसका, कि ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स it represents all of the processes normally found in enterprise. Relating to IT activities. ठीक है जी. दूसरा, ये बेसिकली देखो, ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि ये प्रपोज्ड प्रोसेस मॉडल है जो कंप्लीट करता है मेरे कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल को, बट इट इज नॉट द ओनली पॉसिबल प्रोसेस मॉडल. ईच एंटरप्राइज मस्ट डिफाइन इट ओन प्रोसेस सेट, जिसको टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी वो उसके स्पेसिफिक सिचुएशन में उसको ले सकती है. सो हम इसके लिए चीज कह सकते हैं. नेक्स्ट हमारा एक कंटेंट है, वो इसमें आप नोट कर लीजिए. नेक्स्ट है कि कॉबिट 5 में प्रैक्टिसेस फॉर जीआरसी यूजिंग कॉबिट 5, ऐड कर लीजिए इसको इस कंटेंट में ही. यूजिंग कॉबिट 5 practices for GRC. क्या है? सबसे पहले चीज, हमारे इसके अंदर या जीआरसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चीजें हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं, या उससे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि जीआरसी प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट होता है. तो कैन बी इम्प्लीमेंटेड primarily from a compliance perspective. It is very advisable to consider business requirement also as to optimize the investment made. चाहे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें या जीआरसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करें, तो इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं हमारी, वो क्या है? हम लिख सकते हैं जीआरसी प्रोग्राम implementation, GRC program implementation
रिक्वायर्स, क्या क्या रिक्वायर करता है? सबसे पहले डिफाइनिंग क्लियरली GRC requirements are applicable. दूसरा, identifying the regulatory and compliance landscape. Third, reviewing the current GRC status. Reviewing the current GRC status. Fourth, determining the most और हमें हम कह सकते हैं कि सेटिंग आउट जितनी भी हमारी पैरामीटर्स हैं जो सक्सेस को मेजर कर सकते हैं वो भी है। तो सेटिंग आउट की पैरामीटर्स on which success measured. नेक्स्ट होगा जहां पे हम नेक्स्ट कंटेंट इज हम वो प्रैक्टिसेस अडेप्ट करेंगे जो ग्लोबली हो। तो अडेप्टिंग ग्लोबल टेस्ट प्रैक्टिसेस। ये हमारा इसके अंदर आएगा। कॉबिट 5 से रिलेटेड हमारे कंटेंट जितने भी हैं वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा एक टॉपिक नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस। देखिए, जहां पर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस की, तो वहां पर हमें जितनी भी क्रिटिकल चीजें हैं उनको इफेक्टिवली मैनर में किस तरीके से हम एश्योर होते हैं उसको करने के लिए, वो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम की एश्योरेंस में आएगा। सो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा वर्ल्ड है, डिजिटाइज वर्ल्ड हो रहा है, या रैपिडली मेरी जो चेंजिंग है एनवायरमेंट में, डिजिटाइज्ड वर्ल्ड मेरा हो रहा है, तो जितनी भी इंटरप्राइजेस हैं वो डे बाय डे न्यू डिमांड्स आ रही हैं उनकी, कि कोई भी चीज जैसे चेंज हो रहा है, डेली इमर्जिंग, डेली कोई ना कोई टेक्नोलॉजी हमारी इफेक्टिवली फास्टली वर्क कर रही है। सो
इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस में हमें ये चीज को क्रिटिकल, जितनी भी मेरी क्रिटिकल चीजें होती हैं उनको इफेक्टिवली गवर्न करना और मैनेज करना इंफॉर्मेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को, ये इसके अंदर आएगा। तो रिजल्ट मेरा इससे रिलेटेड क्या होगा, जहाँ पे हम एक कांस्टेंट प्रेशर को डिलीवर करते हैं एक बेहतर तरीके से किसी भी एंटरप्राइज के स्टैक होल्डर्स को, और उनको उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करना, ये भी इसके अंदर आता है। सो राइट डाउन इंफॉर्मेशन सिस्टम इंश्योरेंस का फर्स्ट पॉइंट। First point of information system assurance. This has made imperative for management to ensure use of information and technology. Investments and related IT for not only supporting enterprise goals but also to maintain compliance with directed and externally imposed regulations. को बहुत एक एश्योरेंस दिया है। सो दिस डायनामिक changing dynamic changing environment changing environment provides a challenge chartered accountants to provide assurance with
the required of confidence. ये हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस के बारे में है। इसके बाद हमारे कॉबिट 5 यूजिंग कॉबिट 5 फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस। तो यहाँ पे हमारे ऑडिटर्स ने अंडरस्टैंड किया है कि बिजनेस प्रोसेस क्या है, किस तरीके से एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज किया गया है, स्ट्रक्चर को इफेक्टिव बनाया गया है, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। कॉबिट 5 for information system assurance क्या है? सबसे पहले चीज, ऑडिटर will have to understand the business processes of the enterprise and organization structure to be effective गए। तो इनको एक तरीके की कपल किया गया पॉलिसीज में, प्रोसीजर्स में, प्रैक्टिसेस में इंप्लीमेंट किया गया। सो एनी एंटरप्राइज एग्जीक्यूट इट्स बिजनेस ऑपरेशंस थ्रू द इट्स स्टाफ। सो जितनी भी स्टाफ्स की नीड थी उनको डिफाइन किया गया एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाई गई विच आर प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नीड्स टू हैव इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। जितने भी इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर थे उनको इम्प्लीमेंट किया गया, एक ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया जो एक सिक्योर इन्वायरमेंट हो। सो जितने भी क्रिटिकल जो प्रॉब्लम्स थी, ऑडिटर को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती थी, उनके लिए उसके अंदर हमारे हम पढ़ेंगे। इसमें हमारी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कॉजो है या जीआरसी है, कॉबिट है, आईटीआईएल है, आईएसओ 27001 है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर एक बड़ा मेन हमारा टॉपिक है कि हमारी एश्योरेंस नीड्स ऑफ कॉबिट 5 क्या है। एक बड़ी सिंपल सी डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी एश्योरेंस नीड्स ऑफ कॉबिट 5 क्या है। वो है हमारी सबसे पहली चीज, एक तो मेरे कॉबिट ने मुझे क्या प्रोवाइड किया है, कॉबिट 5 ने मुझे प्रोवाइड क्या किया। सबसे पहली चीज तो ये एश्योरेंस देता है मुझे, इसलिए इसकी नीड है। दूसरा, ये मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन देता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन देता है। थर्ड, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी देता है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है। फिफ्थ, ये रिस्क को मैनेज करता है, यानी रिस्क मैनेजमेंट होती है इसमें, रिस्क मैनेजमेंट। एंड इसके अंदर कंप्लायंस होता है। ये मेरे कॉबिट 5 हम कह सकते हैं जो हमारे एश्योरेंस, अभी जो मैंने बात की क्या है, एश्योरेंस नीड्स ऑफ कॉबिट 5। मैंने अभी आपके सामने लिखे हैं
कि ये जो मेरे रीजंस हैं जिनकी वजह से कॉर्पोरेट फाइव की जरूरत है हमारे एश्योरेंस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इवेलुएट करते हैं आईटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को एंड प्रैक्टिसेस को बाय इंटरनल ऑडिटर्स। सो हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करें तो इसमें हमें लीडरशिप या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस, रिस्क कंट्रोल, अभी मैंने ये सब चीजें डिस्कस की हैं, मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना, ये सभी चीजें हमारी हम देखते हैं। तो मैं इसको एक बार दोबारा एक आपके सामने पूरा रिकैप्चुलेट कर रही हूँ सिस्टम को। मेरा नेक्स्ट इसका सब टॉपिक है evaluating IT governance structure and practices by internal auditors। क्या है आईटी गवर्नेंस को हम इवेलुएट करते हैं दोनों तरीके से। देखो ऑडिटर मेरा जो है आईटी गवर्नेंस को बोथ इंटरनल ऑडिटर भी करेगा और एक्सटर्नल ऑडिटर भी करेगा। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा इसका कि आईटी गवर्नेंस दोनों कर सकते हैं उसको, कैन बी इवेलुएटेड by both internal as well as external auditor। ठीक है जी, दोनों इसको evaluate कर सकते हैं। दूसरी बात कि हमारे जो जितनी भी इंटरनल ऑडिट होती हैं वो जो मेरी एक्टिविटीज होती हैं उनको evaluate करता है मेरा आईटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिसेस। कहाँ पे विद इन एन एंटरप्राइज में हम उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे एक इफेक्टिव आईटी गवर्नेंस को देखते हैं। सेकेंडली इसके अंदर हम कह सकते हैं कौन कौन से हमारे जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हमारे मेन कंपोनेंट्स में आते हैं। एक तो लीडरशिप, लीडरशिप किस मोड में आती है? लीडरशिप सबसे पहले, लीडरशिप जहां पर हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन आईटी ऑब्जेक्टिव्स एंड करेंट स्ट्रेटजीज, सबसे पहला। और उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम नीड देखते हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन को या मेरे ऑडिटर को किस तरीके का स्ट्रक्चर चाहिए, किस तरीके का मैनेजमेंट चाहिए, किस तरीके का पर्सनल पर्सपेक्टिव चाहिए। तो पहला तो लीडरशिप, सेकंड मेरा ऑर्गेनाइजेशनल, थर्ड मेरी प्रोसेसेस, यानी जो हम काम कर रहे हैं वो प्रोसेसेस चेक हो रहे हैं ऑडिटर्स के थ्रू।
फोर्थ मेरे रिस्क, वो रिव्यू कर रहा है मेरा ऑडिटर। फिफ्थ मेरे कंट्रोल्स, उनको देख रहा है कि वो जिन कंट्रोल्स को एक्सपेक्ट कर रहा है वेरीफाई करने के लिए वो है या नहीं। उसके बाद परफॉर्मेंस की एट लास्ट जो परफॉर्मेंस, या मॉनिटर करना। मॉनिटरिंग, ये मेरे इवैल्यूएटिंग में होंगे, हम इसके थ्रू हम इवैल्यूएट करते हैं अपने आईटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंटरनल ऑडिटर्स और एक्सटर्नल ऑडिटर्स दोनों कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है।